Hello dear students and hello online students. ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो रहा है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। आगे बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? तो पिछले क्लास में वापस आइए। ये आपको होमवर्क में ऑलरेडी दे चुका हूं। अगेन इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि तुम्हें दिख जाए कि हाँ होमवर्क जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। पार्ट ए होमवर्क हो चुका है, पहले दिया जा चुका है। पार्ट बी भी पहले दिया जा चुका है। बच गया था कौन सा? वो आपके सामने है, वो आपके सामने है, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसमें हमने कंसेप्ट बिल्डर, ईएलपी, एक्सरसाइज 1 2 3 4 सभी आपके सामने दे दिया है। ले लो फोटो, ले लो जिसको लेना, वापस से स्लाइड तो आई जाएगी बेटा। चलो आ जाओ। गजब, यानी तुमने होमवर्क नहीं किया इसका मतलब? होमवर्क नहीं किया इसका मतलब है ना? आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। एंड नेक्स्ट है डन। चलो अब आपके केवल क्वेश्चंस रह जाएंगे, केवल क्वेश्चंस रह जाएंगे टॉटोमर के। टॉटोमर के तो वो जो बच के कर लेना। टॉटोमर का सेक्शन भी अलग बना हुआ है। आओ साहब, पिछले क्लास में हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात कर ली थी। प्यारे बच्चों सुनो, बहुत ध्यान समझना। पिछले क्लास में हमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात कर ली थी। कुछ ज्यादा समय नहीं देना है हमें, ये कुछ बस खाली सरफेस व्यू से। वैसे तो बहुत टाइप के टॉटोमर होते हैं, मैंने आपको बताया था। टाइप्स भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में भी पाए जाते हैं। हर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे आपके नीट के लेवल पे बात नहीं कर सकते, और टाइप्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर टाइप में कई सारे हैं। तो यहाँ पर एक टाइप आपके सामने है, दैट इज ये है नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। टाइप मतलब क्या है? मॉलिक्यूल है। नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म वही चीजें पहले देखना है हमें कि जो हमारे सिलेबस में टाइप है क्या ये उसका एग्जाम्पल है? हाँ। लेकिन क्या ये एनसीईआरटी में है? ना। तो क्या ये एग्जाम में आ सकता है? हाँ। सर कहाँ आ सकता है? रिएक्शन वाले पार्ट में। मैं इसको इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये रिएक्शन वाले पार्ट में नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाले पार्ट से रिलेटेड होकर क्वेश्चन आ सकता है। अब प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस, चीजों को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बताओ, क्या ये जो ग्रुप आपके सामने है ये आपका -m वाला ग्रुप है क्या बेटा? बोलो। -m वाला ग्रुप है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यस, -m वाला ग्रुप पोलर पाई बॉन्ड है। यहाँ पे -m वाले ग्रुप के बगल में जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जिस पर जो हाइड्रोजन पहुंचे है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यस, ये टॉटोमेरिज्म करेगा। दिस इज द नाइट्रो एल्केन। दिस इज द नाइट्रो एल्केन। की पॉइंट क्या आपको हमने बताया था? की पॉइंट ये था कि पाई बॉन्ड को इधर लेके आओ और H को इधर लेके जाओ। मैकेनिज्म पूरा बताया था। OH- आएगा, H+ ले जाएगा, यहां निगेटिव बनाएगा। अगर वो निगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक जाएगा, सॉल्वेंट H लगाएगा, टॉटोमर हो जाएगा। अरे बोलो ना, एकदम अच्छे से आपको याद है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जो बना आपके सामने, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आएगा? दैट इज द हाइड्रोजन। अब सुना ध्यान से, ये आपके सामने है नाइट्रोफॉर्म, और जो आपके सामने बना है इसे बोलते हैं एसिडिक नाइट्रोफॉर्म। क्या बोलते हैं? दिस इज एसिडिक। क्यों एसिडिक बोल गया? क्योंकि बेटा ध्यान सुनना, अभी इस अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो किससे अटैच हो गया? ऑक्सीजन पर, मोर ईएन पर अटैच हो गया। अटैच हो गया, क्या एक्टिव एसिडिक एच हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपका है, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन।
दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, या जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे, बोलो, दिस इज द एक्टिव हाइड्रोजन। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए एसिडिक नाइट्रोफॉर्म। क्या बोलते हैं? एसिडिक नाइट्रोफॉर्म। एसिडिक नाइट्रोफॉर्म, या इसे हमने कौन सा फॉर्म बोल दिया? दिस इज कॉल्ड एज ए एसी फॉर्म। और इसे कौन सा बोल दिया? दिस इज कॉल्ड एज ए नाइट्रोफॉर्म। तो अब बताओ आपका कौन सा फॉर्म हो गया? नाइट्रो एसी नाइट्रो, या नाइट्रो एसी फॉर्म। अब एक बात पूछना चाह रहा हूं कि इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन गया है, इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन गया है, कब गया है? जब वो कहां प्रेजेंट था? अल्फा कार्बन पे, यानी अल्फा हाइड्रोजन था। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तभी वो ऑक्सीजन पे एच जाएगा कि नहीं जाएगा? नाइट्रो एल्केन की बात हो रही, बोलो ना। और तभी कैसा होगा? एसिडिक। और जैसे ही वो एसिडिक हुआ, क्या वो बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा? हाँ। बेस के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या हो गया? क्या हम बोल सकते हैं सॉल्युबल इन एक्वस NaOH? अरे बोलो ना, एक्वस NaOH, या बोल दिया हमने बेस। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा नाइट्रो एल्केन, अच्छा यहां पे हाइड्रोजन पहुंचा कहां से? यहां से पहुंचा। यहां हाइड्रोजन ही ना हो, पहुंचेगा ही नहीं, एसिडिक होगा ही नहीं, सॉल्युबल इन बेस होगा ही नहीं। कम से कम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? एक हाइड्रोजन है, बन जाएगा इसी फॉर्म। तो अपन बोल सकते हैं एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्रो एल्केन सो टॉटोमेरिज्म एंड सॉल्युबल इन बेस। बेस मतलब एक्वस NaOH, एक्वस OH, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा? ये भी किस सिस्टम का एग्जांपल हो गया? इधर देखो, अगर मैं बोलूं, इसको बोल दिया दिस इज द नंबर 1, ये है नंबर 2, और ये हो गया नंबर 3। तो क्या दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइड सिस्टम? बोलो ना। ट्राइड सिस्टम बोले तो क्या बोले? शॉर्ट फॉर्म में हमने बोला TS। तो अब क्वेश्चन आपके सामने, अब जब सब पढ़ लिया तुमने ऊपर, नीचे के क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा है क्या कि टॉटोमेरिज्म से लिंक है? नहीं लगेगा। बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH? हो गया ना रिएक्शन वाला पार्ट। अगर आपने ऊपर चीजें नहीं समझी हैं, तुरंत क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे रिएक्शन वाले पार्ट में, नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो बताओ क्या इसके पास अल्फा एच है कि नहीं बेटा? बोलो, क्या टॉटोमराइज कर जाएगा? यस। तो ये सॉल्युबल होगा। लेकिन क्या इसके पास अल्फा एच की नो अल्फा एच? इसके पास नो अल्फा एच। सॉल्युबल की नॉट सॉल्युबल? नॉट सॉल्युबल। इसके पास अल्फा एच है क्या? नहीं है। बोलो ना, नो अल्फा एच, दिस इज ऑल्सो नॉट सॉल्युबल। लेकिन बताओ क्या इसके पास आपको एक अल्फा एच मिल गया कि नहीं मिल गया? दिस इज द सॉल्युबल। तो ये चीज समझ जाना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं ना एग्जाम में, ये तो मैंने चलो मल्टीपल बना दिया जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, लेकिन जनरली आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें एक ही आंसर सही होगा। जनरली जनरली भाई, बाकी तो बात अलग है। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाते हैं कि IT वाला भी देखता रह जाता है। तो जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो देखता था इस तरह के क्वेश्चन को समझने का तरीका भी समझो। चार ऑप्शन क्वेश्चन अगर तुम्हें कभी समझ में ना आए तो चार ऑप्शन को एक बार जरूर देख लो। चारों ऑप्शन को देखने पर तुमको इसमें एक पैटर्न नजर आएगा। पैटर्न क्या नजर आएगा? तीन में अल्फा एच होगा और एक में अल्फा एच नहीं होगा, तो जिसमें नहीं है वही सही आंसर है। और तीन में अल्फा एच नहीं है और एक में अल्फा एच है, तो जिसमें है वही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन समझ में आया ना आए? समझ में आया कि नहीं? ये जनरली पैटर्न आता है, तो ये भी थोड़ा सा, इसे बोलते हैं स्मार्ट बुद्धि। क्या बोलते हैं? स्मार्ट बुद्धि। हाँ, इसे बोल सकते हैं एसी फॉर्म भी बोल दिया जाता है बेटा। बस बस आ जाओ। या इसे हम लोग एसी नाइट्रो फॉर्म भी बोल देते हैं, दोनों फॉर्म बोल सकते हैं, एसी फॉर्म या एसी नाइट्रो फॉर्म। चलिए ठीक है, उतना ही बोले जितना क्लास के लिए जरूरी हो। मैं सबको लिए बोल रहा हूँ, अपने को ज्यादा रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई ना बोले, ठीक है? जनहित में जारी। आइए साहब, क्योंकि समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, फालतू की एक्टिविटी नहीं, ये याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, सम अदर एग्जाम्पल। सम अदर एग्जाम्पल।
बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि आपको दिखे। पहले बताइए क्या इसमें टाटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो ध्यान से, ये -M वाला है, sp3 कार्बन विथ अल्फा H। क्या करोगे बेटा, इधर सुनो, पाई बॉन्ड इधर ले जाओ, H इधर ले जाओ, तुरंत जवाब आ रहा है। क्या बनाओगे बेटा इसे, CH2 डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। बताया है मैंने आपको, कार्बन डबल बॉन्ड NOH हो तो क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। हम अभी आपसे बात कर ही नहीं रहे हैं कि सर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वो तो चर्चा का विषय बाद में, कौन कहां है, और जो हमारे सिलेबस में बस उतनी चर्चा होगी। इज इट क्लियर। आई साहब अगला सुनो, यहां से क्या करो, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, H इधर जाएगा। समझ में आया बेटा, क्या बना आपके सामने, दैट इज RC। यहां पर क्या हो जाएगा, NH, एक और आएगा NH2 डबल बॉन्ड, यह क्या हो गया, CH2। ये डबल बॉन्ड है तो इसे क्या बोल दिया, इन, और इस पर क्या लगा है ग्रुप, एमाइन, तो नाम क्या हो गया, इनामाइन। तो इमाइन एंड इनामाइन आर आल्सो टॉटोमर। अगर यहां देखते हो तो ये आपका नंबर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ TS। कौन है रे, कौन है ये, प्लीज स्टैंड अप। कौन है भाई, मैं आपको समझ में नहीं आता क्लास में, और इधर से ही आ रही है चीजें। बोल रहा हूं मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। आप क्लास में आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आए तो क्लास में पढ़ने के लिए आए। जी बेटा, ठीक है, फालतू बातें नहीं बेटा, बस पढ़ाई के लिए आई यहाँ पे, और आपके कारण बहुतों को डिस्टर्ब हो रहा है। क्लास में केवल वही बच्चे हैं जिनको वापस में जो पढ़ना चाहते हैं। हफ्ते में 10 दिन में चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम पास करने आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं आने की। और वैसे भी 4th क्लास है, आप 3rd क्लास में उठ के जा सकते हैं। जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वो क्लास में रहे। आई साहब, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोसो ऑक्साइम हो गया बेटा। यहां भी देखो बेटा, अगर नंबर देखोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 से 3 का ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ TS। मेरा जो नेचर है, मुझे उसके विपरीत मत लेके जाए, मैं विपरीत नेचर में नहीं जाना चाहता हूं, तो गया एक बार तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इधर आ जाइए, अगला है आपके सामने HCN एंड HNC आर टॉटोमर। पहले मन किया इसको हटा दूं, हटा भी दिया था, पिछले स्लाइड में देखना, जो पिछले क्लास में लेके आया था, PDF पढ़ी है, उसमें नहीं था, आज मैंने खुद ऐड किया इसको। मैंने कहा जब एक एग्जाम्पल आप किसका दे देते हैं, एक एग्जाम्पल आपको DS का भी दे देते हैं, बहुत ध्यान समझना। तो यहां पर क्या है, ये जो कार्बन है आपके सामने, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, और इसकी EN लगभग क्या मान के चल रहे हो बेटा, 25। इसके कारण ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया, एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन। याद करिए जब हमने आपको समझाया था कि माइग्रेशन ऑफ एसिडिक आर एक्टिव एच, है ना। तो ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी किससे जुड़ा हुआ है, मोरियन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है, एसिडिक एच। और इस नाइट्रोजन पर क्या तुम्हें प्रेजेंट आ रहा है, लोन पेयर। ये H+ अगर दे दे तो नाइट्रोजन उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। आइए इसको इधर थोड़ा बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां से H+ निकल गया तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर। एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये लोन पेयर, मान लो इसने H+ यहां से निकाल दिया, H+ यहां आ गया, ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा, शेयर कर देगा, और कौन सा बॉन्ड बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। बोलो ना, चलो साहब, लेकिन उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड में तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इसको कोवेलेंट, ये आपके सामने को H+ है, और इसने, इसे आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, इसने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या इसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया इसको। अब अगर इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड में करें तो आपने पहले पढ़ रखा है बेटा, ध्यान सुनना, आपने पहले पढ़ रखा है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे देख सकते हो बेटा, क्या पूंछ पर पॉजिटिव और हेड पर निगेटिव, और जैसे हेड पर निगेटिव बना, पहले से क्या था, पॉजिटिव, ये क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल। लेकिन पूंछ पर न्यूट्रल था तो चार्ज उस पर आ जाएगा बेटा, कौन सा, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं है बेटा। अब इसी को हम पलट दें, अगर पलट दें तो क्या बन जाएगा बेटा,
एच एन ट्रिपल बॉन्ड, बहुत मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो 11 के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने इसको ऐसे बना दिया। अरे बोलो, प्लस माइनस है, क्या वापस से कोऑर्डिनेट वन बना सकते हैं? बना सकते हैं। इधर बनाओ, क्या बनेगा? दैट इज द एच एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आपके सामने ये बना कि नहीं बना बेटा? क्या एच सी एन और एच एन सी आपस में टॉटोमर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, है ना? तो यहां पर अब यहां के देखेंगे माइग्रेशन कैसा हुआ है। इसको यहां से हमने यहां माइग्रेट किया है। अगर नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, बोलो, तो इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डायट सिस्टम। क्या कहलाता है? डायट सिस्टम। और डायट सिस्टम इसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? डीएस। क्या बोलेंगे? डीएस। नोट कर लीजिए। यानी एचएनसी और एचसीएन ये भी टॉटोमर है। इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि एचएनओ2 भी क्या शो करता है? टॉटोमर। लेकिन वो सब जानने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ जाए। कार्बन को नंबर क्या बोला? कार्बन को नंबर 1 बोला, तो इधर नंबर लिख दिया मैंने, कार्बन को 1 और नाइट्रोजन को 2। तो आपको दिख नहीं रहा है हाइड्रोजन 1 नंबर से कहां पहुंच चुका है? 2 नंबर पे। चाहे आप इसको ऐसे देख लो, मर्जी आपकी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए। हाँ बेटा, जल्दी बेटा जल्दी। चलिए अगला। अच्छा ये सुनो, विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर टॉटोमेरिज्म। इस क्वेश्चन के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा, मतलब ये वाला पार्ट 2 पेज जो मैं आपके सामने समदर लेके आया था। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर टॉटोमेरिज्म। तो सीधे सीधे वही तरीका है, कंपाउंड कैसा भी आएगा ये टॉटो में शो करेगा। सुनो, OH माइनस आएगा, H प्लस ले जाएगा, यहां निगेटिव बनाएगा। अगर ये निगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक जाएगा, सॉल्वेंट H प्लस लगाएगा, टॉटोमर हो जाएगा। तो अगर हम इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनाते हैं, इधर सुना ध्यान से बेटा, अगर हम इसका डायरेक्ट अपन देखो ऐसे कैसे बनाएंगे, यहां से क्या निकाल दिया बेटा हमने? H प्लस। इसे सुनो, यहां चार्ज क्या सोचोगे? निगेटिव। और ये इधर, ये इधर, और ये इधर। तो जो आपके सामने तस्वीर बन रही है उसको बोर्ड पर देखिए। यहां पर क्या है? दिस इज द नाइट्रोजन। अब सुना बेटा ध्यान से, ये आपके सामने क्या होगा? यहां कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बेटा बताओ? यहां आएगा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड आगे चला गया, यस, ये पहले से है। और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। सॉल्वेंट क्या लगा देगा? एच। हो गया ना टॉटोमर। ये आपको ऐसा लग रहा है कि यही एच कहां चला गया? यहां चला गया। बोलो ना, 1 2 3 4 5, 1 से 5 स्पेस टॉटोमेरिज्म। पेंटार्ड सिस्टम भी लोग बोल देते हैं इसको, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। आइए अगला देखिए, टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्या? कैसे बेटा ध्यान सुनो, यहां से क्या होगा? H प्लस गया, क्या सोचा? निगेटिव। क्या रेजोनेंस के थ्रू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस, ये भी टॉटोमर शो करेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? बाद में H आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये आपस में क्या है? सब टॉटोमेरिज्म। ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अगला वाला बताओ। अच्छा, इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिना मैकेनिज्म के भी तरीका बताया ना आपको। ऐसे कैसे? पाई बॉन्ड इधर कर दो, H इधर कर दो। अरे बोलो ना, तरीके आपके हैं। ऐसे यहाँ मैकेनिज्म लगा दिया, वहां पे भी कर सकते हो। अगला बताओ बेटा। अच्छा सुनो, लेफ्ट से करेगा कि राइट से करेगा? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से, मेरी बात ध्यान समझना। एक कंडीशन बताई थी कार्बोनाइल कंपाउंड टाइप में कि चलो क्या है, अल्फा H होना चाहिए, लेकिन OH माइनस आएगा, H प्लस ले जाएगा। अब उसे कहाँ का H प्लस ज्यादा टेस्टी लग रहा है? इधर का कि इधर का? इधर। क्यों रे? मोर एसिडिक। इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, ज्यादा चांसेस इधर से। तो अपन यहां से डायरेक्ट अपने बना रहे कैसे? पाई बॉन्ड इधर ले जाओ, H इधर ले जाओ। और आपके सामने जो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बन रहा है, दैट इज CH3 COH एंड डबल बॉन्ड NH। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
ऑल ऑफ द एबव, लिख दो बेटा ऑल ऑफ द एबव। बेटा बेस आएगा, बेस कैटालाइज्ड टार्टोमर, सुनो कहाँ का H प्लस ज्यादा एसिडिक है तो वही ले जाएगा, वही इनिशिएट हो गया ना। इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इमिडॉल, इसे बोलते हैं इमिडॉल। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एमाइड, एमाइड एंड इमिडॉल आल्सो में टॉटोमर। नाम इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। डन। चलिए आज मंडे है ना, चलो हेडिंग डालिए, कंपैरिजन ऑफ कीटोइनॉल कंटेंट, कंपैरिजन ऑफ कीटोइनॉल कंटेंट। ये दो टॉपिक रह गए छोटे छोटे। पहला लिखिए कंपैरिजन ऑफ कीटोइनॉल कंटेंट, दैट इज हम लोग बात करने जा रहे हैं कीटो और इनॉल में स्टेबिलिटी की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, कीटो और इनॉल में स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान सुने। तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। इधर सुनो बेटा, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। और इसका ड्राइविंग फोर्स बोले ना, तो ड्राइविंग फोर्स है किसका, सीओ बॉन्ड का होगा। बहुत ध्यान सुनना, बिकॉज स्टेबिलिटी की बात करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सीओ बॉन्ड की। क्यों ज्यादा होती है, ड्यू टू मोर बॉन्ड एनर्जी। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा। वैसे एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स कौन लेके चलता है, सीओ को, सीओ लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल अब खुद बताओ, अगर मैं आपके सामने इसको कीटो से इनॉल जा रहा हूं तो क्या क्या हो रहा है बेटा, क्या आपके सामने यहां से अगर इसको CH2 लिख दूं, इसको CH2 लिख दूं और यहां पर H लिख दूं, तो पाई बॉन्ड इधर आ रहा है और H इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, क्या CH बॉन्ड टूट रहा है, बोलो बोलो। क्या आपके सामने CO बॉन्ड भी टूट रहा है, बोलो। क्या आपके सामने ये बॉन्ड टूट रहे हैं और इधर क्या बन रहा, क्या ये CO बॉन्ड टूटा और CH बॉन्ड टूटा, बस। इधर देखो क्या बेटा आपको दिख रहा है, क्या नया CC बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसमें इवन दैट एक बॉन्ड और बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, OH बॉन्ड बन रहा है। अगर ओवरऑल एंथैल्पी निकालोगे, ओवरऑल एंथैल्पी निकालोगे कि बॉन्ड टूटना बनना समथिंग करके, तो ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होता है। ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड टूट रहा है वो भारी भरकम नुकसान के साथ टूट रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। रिएक्शन क्या है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो पा रहा है। तो अपन ये सबको अलग अलग लिखें वो जरूरत नहीं है, हम एक लाइन में लिख देंगे कि क्या है बेटा, सीओ बॉन्ड हमारा कैसा होता है, वैसे भी हमने पता है सीओ बॉन्ड, पीओ बॉन्ड, एसओ बॉन्ड, इवन दैट सी डबल बॉन्ड, एन बॉन्ड। अगर हम सी डबल बॉन्ड सी से तुलना करें तो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं, अलग अलग बुक का अलग अलग रेफरेंस है। कुछ बुक्स लिखती हैं कि ये 99.99999% तक होता है, ये 0.0000001% तक पाया जाता है। कुछ बोलती है निग्लेजिबल होता है, मतलब ये बनना पसंद ही नहीं करता है। कितना दिख रहा है, 99%, मोर देन 99.99%। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे सामने x है, ये हमारे सामने y है, बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी यहाँ पर स्टेबिलिटी आपकी x की किससे ज्यादा हो गई, y से। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होगी बेटा इसके पास, क्या लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा बेटा, क्यों लेस देन 1 होगा बेटा, बिकॉज समझ आया, अपन ने भले ऐसे साइन बना दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके सामने ये, आपके सामने बैकवर्ड ये एंड फॉरवर्ड ये। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, है ना, यस। लेकिन तो जनरली अगर हमसे पूछ ले, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि इनॉल फॉर्म भी कीटो से ज्यादा स्टेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, but in some cases enol form may be greater than keto form due to following reason. Now reason number 1 क्या है बेटा, सुनो। अगर इनॉल फॉर्म में क्या आ जाए, एरोमेटाइजेशन, मतलब कीटो फॉर्म कैसा है, नॉन एरोमेटिक, और इनॉल फॉर्म कैसा हो जाए, एरोमेटिक। समझ में आया, यानी एरोमेटिक नेचर आ गया, देन इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। दूसरा,
अगर इनॉल फॉर्म में क्या आ जाए, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बहुत ध्यान सुन बेटा, इनॉल फॉर्म में क्या आ जाए, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, लेकिन केवल एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं, विथ आईएमएच। आईएमएच क्या बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, केवल एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के साथ साथ इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अगर ये आ जाते हैं बेटा तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज कीटो। ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज द इनॉल। किसी बुक में मिल जाएगा 99.99 लेस देन, अलग अलग बुक का अलग अलग रेफरेंस, लेकिन ये जान लेना दिस इज द मोर स्टेबल, वो आपसे कभी पूछेगा नहीं। बहुत कुछ ये केवल ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट भी होते हैं, सॉल्वेंट चेंज होगा तो भी का है परसेंटेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए बेटा जी जल्दी लिखिए। डन, फिजिक्स स्टार्ट हुई आज से, क्या पढ़ाया जा रहा है, बेहतरीन टीचर है जो ही इज स्पेशलाइज्ड इन दिस सेक्शन, ये सच्चाई है। आप पूरे तरह से उनको यूटिलाइज करिए, और मैं उनको जानता हूँ एलन से, यहाँ हम लोग साथ में ही हैं, ठीक है ना। इनको क्या है हमारा इनका कैसे, जब हम इनका नाम लिया करते थे तब हम इनको नहीं जाना करते थे, जब हम इनका नाम लिया करते थे तो हम इनको नहीं जाना करते थे, इवन दैट जानते भी नहीं थे कि ये है कि नहीं। कैसे, ये कोइंसिडेंस सुनो, फिर एलन आए तो हमने इनको बताया, यहाँ से एलन से यहाँ है। जब जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता था कोविड में, अगर 2019 के वीडियो में किसी ने देखा होगा तो भाई हम लोग ऑफलाइन से थे, ऑफलाइन से थे तो ऑनलाइन में आए हुए थे। हाँ चलिए बेटा जी, हो गया बेटा, लिख लिया, आइए नेक्स्ट आइए। प्लीज ऐसे, अगर आप ईमानदार हैं, आप में से जो ईमानदार है प्लीज मुझे बताइए वो स्टूडेंट कौन है, आपका नाम किसी को नहीं बताया जाएगा प्लीज। ऐसे या तो फिर मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके बोलने जा रहा हूँ, कैमरे से फाइंड आउट करिए आवाज किस तरफ से आई थी, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसा हो चुका है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे कुछ बच्चे किसी की क्लास में कर रहे थे और उनको परमानेंट डिसमिस किया गया। मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ आप लोगों के साथ, बहुत रिलैक्स रहता हूँ। जिसने किया है ना, जाके अपने, जिसने इस तरह की आवाज निकाली है, जाके सोचना, अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर होगी या थोड़ा सा भी पॉजिटिव सोचते होगे ना, तो तुम किस रास्ते और तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है तुम सोच सकते हो क्या हो।
डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम लोग, आ जाइए। चलिए, टॉलरेट नहीं करूंगा मैं ऐसे पर्सन को। चलिए आइए, आप जो भी हैं आइए मुझसे अकेले में मिलिए क्लास के बाहर, मैं माफ कर दूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करना। आप जो भी हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि ऐसे में बच्चे आते हैं बात करते हैं, मैं समझ जाता हूँ सर दोबारा नहीं होगा, गलती से हो गया, कभी कभी चीजें होती हैं कि नहीं चाहते हुए भी हो गई, लेकिन रिपीट नहीं करना है। हम तो माफ कर देंगे, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहेगा ना टर्मिनेट कर देगा, वहां पे नहीं माफ किए जाओगे। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपकी शिक्षा में आपके, क्योंकि आप ये अपने साथ लेके जाओगे ना फिर, और ये रखोगे तो जाओगे कैसे बेटा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सब लोग खुश रहो, सब सेलेक्ट हो जाओ। आज भी बसंत पंचमी है, गुस्सा मत दिलाओ, मतलब सीरियसली कह रहा हूं मैं। आप सब इससे एक्टिविटी छोड़ो, पढ़ो, अभी बहुत समय है, और अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है। आइए सब वापस आइए। बोल रहा हूँ कि अभी मैं किसी तरह से, मैं किस तरह से था वहां पे और मैं आपकी क्लास में आया हूँ, फिर भी तुम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो। अब आपके सामने केस 1 है। अगर केस 1 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल से, ये आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा, हाइड्रोजन है, ये इधर और ये इधर, क्योंकि हमने तो बताया है OH माइनस आएगा, H+ ले जाएगा, यहाँ निगेटिव बनाएगा, अगर वो निगेटिव रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा, सॉल्वेंट H+ लगाएगा, टॉटोमर हो जाएगा। और मैंने इसकी पूरी मैकेनिज्म ही बोल दी एक तरह से, और मैकेनिज्म आप जानते हैं। तो ये जो आपके सामने है, दिस फॉर्म एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है। और जो दूसरा फॉर्म आपके सामने वो कैसा है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म यहाँ कैसा है, नॉन एरोमेटिक। और ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज द इनॉल फॉर्म, और ये फॉर्म कैसा हो गया, एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक। और एरोमेटिक होने के कारण बेटा ये बहुत ही ज्यादा किस फॉर्म में रहता है, बल्कि इनॉल फॉर्म में ही रहना पसंद करता है। लगभग इक्विलिब्रियम पर देखा जाए तो ये 99.99 जितना है ना, इतना परसेंट, 99.99, सॉरी देखो हमने कहा ना, इसीलिए कहा कि तुम चीजों को, आप चीजों को नहीं समझ रहे हो बेटा। दिमाग में मैं लिख रहा हूं लेकिन दिमाग मेरे वही चल रहा है कि मैंने बोल कैसे दिया, जो उधर लिखना है वो इधर लिख दे रहा हूं। तो यहां पर ये इनॉल फॉर्म जो है ये कितना है बेटा, 99.99% के आसपास है, मोर देन, अरे बोलो ना। और ये कितना आपके सामने, दिस इज द, बोलो, फिर से रुको ध्यान सुनो बेटा, चलो आ जाओ फिर से समझाने में, पूरी क्लास को लेके चलो बेटा। मैंने कहा ना प्लीज, कई बार एपिसोड गलत मत करो क्लास में। वापस आओ मेरे साथ सारे लोग, वापस से स्टार्ट करो। ये कितना है बताओ बताओ, क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड इधर गया, H इधर गया, ये कौन सा फॉर्म आपके सामने है, दिस इज द कीटो फॉर्म। और कीटो फॉर्म कैसा है बेटा, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक, यस ये चलनी चाहिए क्लास। बताओ बेटा ये किस में चला गया, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म कैसा हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब बताओ बेटा, अगर मैं बताऊं कीटो ज्यादा है कि इनॉल ज्यादा है, कौन ज्यादा होना चाहिए, इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 99.99%, डन, मोर, तो सही तो है बेटा, क्या वो, दिस इज द मोर देन 99.99%, या अपन बोल सकते हैं दिस इज द, ऐसे लिख दो 99.99% हो गया, बोलो है ना। और आपका इनॉल फॉर्म कितना हो जाएगा बेटा, निगलिजिबल हो जाएगा, बोलो है ना। चलो साहब, डन हो गया, चलो। और ये आपका हो जाएगा लगभग मान ले कितना हो गया, 0.01%, डन हो गया, चलो। अब ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसे हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या नाम बोल दिया, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल, क्या नाम हो गया, फिनॉल। और फिनॉल खुद चीख चीख के चिल्लाता है, हाँ मेरे अंदर है इनॉल, दुनिया कहती है मुझे फिनॉल। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा।
तो अब मैं आपसे बोलूं इक्विलिब्रियम का साइन किधर होगा? क्या फॉरवर्ड ज्यादा होगा, बैकवर्ड कम होगा? मेरे क्वेश्चन का जवाब दो बच्चा कि बताओ क्या इसके लिए के इक्विलिब्रियम कितना होगा? मोर देन वन। इनॉल का परसेंटेज कितना होगा? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इनॉल इज ए मोर देन 50%। इनॉल इज ए मोर देन 50%। लिख लो बेटा, ठीक है? ये आपका हो गया। दिस इज द, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द 0.01%। किसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है? चलो आइए आगे। दूसरा हमारे पास केस बन के आ रहा है, दैट इज द 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, बहुत ध्यान समझना। 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। डाई कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये आपका कीटोन। ये 1 है, ये 3 है, इसे नाम दिया 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं तो इसमें भी जनरली जो आपका इनॉल फॉर्म है कितना बनता है? मोर देन 50%। एग्जाम्पल की तरह से डिस्कस करते हैं। आपके सामने नीट यूजी 2013 का एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आया था। दिस मॉलिक्यूल, अच्छा इसे क्या बोला? दिस इज कॉल्ड एसीटोन। क्या है बेटा? ये एसीटोन। एसीटोन है, और ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल। नाम क्या हो गया? एसिटाइल एसीटोन। आईपैक नेम तो तुम लिख लोगे, लेकिन हमें अगर एसिटाइल एसीटोन लिख के आ गया बनाना हो तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि कैसे बने ये भी पता होना चाहिए। अब इसने इसके दो इनॉल फॉर्म बनाए टाटोमराइज करके। इधर सुनना बेटा, एक बार इसको यूज कर लिया, इसको यूज किया तो क्या बनाया? पाई इधर ले गया और एच इधर ले गया, तो क्या ये बन गया आपके सामने? चलो साहब इधर आओ, वापस आओ। दूसरा क्या बनाया इन्होंने? पाई को इधर लेके आए और एच को इधर लेके आए, तो ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा? ये बन गया आपके सामने। डन। अब सुना ध्यान से, उसने कहा इनमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या करो? अरेंज करो। हमें पता है जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट इनॉल फॉर्म मे बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। नंबर वन, एरोमेटिक हो जाए। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, केस बात कर रहा हूं। क्या हो जाए? एरोमेटिक। इनॉल एरोमेटाइज हो जाए, या फिर इनॉल में क्या आ जाए? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के साथ आईएमएच। केवल आईएमएच नहीं, एक्सटेंडेड रेजोनेंस के साथ आईएमएच। अरे बोलो ना, तो मेरी बात ध्यान समझना बेटा। इधर आइए, चर्चा करते हैं। यहां पे देखा जाए उस वाले केस को, इस वाले केस को देखेंगे तो इस इनॉल के फॉर्म में क्या इस ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ साथ सीओ के साथ भी रेजोनेंस में है कि नहीं बेटा? क्या यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के साथ साथ क्या नजर आ रहा है बेटा? बोलो, क्या आपके सामने इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट इनॉल फॉर्म मे बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म इफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के साथ साथ क्या आ जाए? आईएमएच आ जाए। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो साहब वापस आओ ध्यान से। सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने कहा कहाँ है? कह रहा सर ये देखो ना, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है। मैंने कहा लेकिन क्या इसके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या? लेकिन सर कॉन्जुगेशन तो है ना। मैंने कहा कैसे कॉन्जुगेशन है? सर ये देखो ना सर, ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है। मैंने कहा बेटा डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी इसको क्या कर रहा है? निगलेजेबल। सीओ की बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो उसी फॉर्म में रहना चाह रहा है, ये रेजोनेंस भी उसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। इससे काम नहीं चलने वाला है। कैसे चलने वाला है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो, काम नहीं चलने वाला है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस के साथ क्या हो? आईएमएच। चिलेट रिंग बनेगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तब काम चलेगा। समझ में आया? चलो साहब, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपके सामने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। कहां है बेटा? क्या इसका इसी के साथ रेजोनेंस चल रहा है? क्या ये सीओ का किसी तरह से कॉन्जुगेशन में है क्या? नहीं है। लेकिन क्या ये सीओ इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ चुका है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हम यहाँ लिख रहे हैं, इसके पास क्या है? दैट इज द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड रेजोनेंस के साथ क्या है यहाँ पे? आईएमएच। और इसके पास क्या है? ओनली आईएमएच। और वो भी आईएमएच इतना अच्छा वाला नहीं है, बिकॉज ये कैसा है आपका? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के आपको अराउंड पता है क्या है? फ्री रोटेशन।
और फ्री रोटेशन अगर सिंगल बॉन्ड के राउंड है तो फिर क्या ये वीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन चुके हैं, रोटेशन इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाने लग जाएगा बेटा, बोलो ना। तो अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, कौन बोला थर्ड रे, सेकंड थर्ड में कौन बोल दिया, ओनली आई मैच है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस क्या है, नहीं है रे, इसके पास एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस इसके पास नहीं है, केवल आईएमएच है। नहीं साहब कुछ हो नहीं सकता। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 3। इधर सुनो, वापस से सुनो। जनरली फिर से, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट इनॉल फॉर्म में बी मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। या तो एरोमेटाइज हो जाए या तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस विद आईएमएच आ जाए। इज इट क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा। बेहतरीन क्वेश्चन आया एग्जाम में, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं 2013 में क्वेश्चन आया है, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर इसको और ध्यान से देखना चाहते हो, अच्छा ये है आपका लगभग इक्विलिब्रियम पर ये पाया जाता है 76%, और ये कितना पाया जाता है इक्विलिब्रियम पर लगभग 24%। तो नीचे वाला कितना हो गया, निग्लेजेबल हो गया। अरे बोलो ना, नीचे वाला कितना हो गया बेटा, निग्लेजेबल हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई। चलो साहब आगे इधर देखिए, रुक जाओ लिखने वालों, ये वही बनाया है मैंने, इधर देखो, ये आपके सामने दैट इज द, इसी नॉल को मैंने वापस से वहां बना दिया है, ध्यान से देखना बेटा। दैट इज CH3 COH डबल बॉन्ड CH, इधर देखो बेटा, क्या वही है ना, CH3 HOH डबल बॉन्ड, यही वाला है कि ना बेटा, एसिटाइल एसीटोन का। किस वाले हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करके, किस वाले हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करके, इस वाले हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करके, इस वाले हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करके, बहुत ध्यान समझना। इसको इन्वॉल्व करके जब हमने बनाया तो क्या डबल बॉन्ड यहां बना कि नहीं बेटा, इधर क्या है COCH3, इधर दिख रहा है तुम्हें COCH3। अब इधर सुनना बेटा, प्लीज सुनना, क्या इसमें तुम्हें आईएमएच नजर आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें क्या तुम्हें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है। हाँ सुनो सुनो, वापस आओ, लोन पेयर चेंज टू पाई बॉन्ड, लोन पेयर चेंज टू पाई बॉन्ड, और उसे लगातार बना दिया, पाई बॉन्ड चेंज टू नेगेटिव, देन नेगेटिव चेंज टू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड चेंज टू नेगेटिव। लेकिन यहां हमने डायरेक्ट कर दिया, ये इधर और ये इधर। पूछ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और हेड पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बेटा दोनों आईएमएच हैं, लेकिन ये वाला आईएमएच जो है, ये आईएमएच क्या है, बहुत ध्यान सुनना, क्या यहां पर आपके सामने नेगेटिव चार्ज के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा, बोलो। ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और इसका आईएमएच उसकी तुलना में क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग। कौन हो गया, आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग, इसलिए वो खतरनाक। और देखो कितना बेहतरीन आपको ये रिंग भी बनता नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, क्या बनता रहा है, 6 मेंबर रिंग बनता रहा है। अरे बोलो ना, आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग इज, अभी आपको पढ़ाया गया हुआ एच बॉन्डिंग, आप वो जानते हो। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉल फॉर्म आल्सो क्या कर रहा है, इसको आईएमएच के साथ साथ स्टेबिलिटी इसकी बढ़ा दे रहा है, इसलिए इनॉल इज मोर स्टेबल। वो भी तब जब बीच वाला इन्वॉल्व हो रहा है। अरे बोलो ना, ये हमारे सामने एग्जांपल है एसिटो एसिटिक एस्टर। लेकिन ये केस जो मैंने आपको बोला, वो केस का नाम क्या बोला, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे ये एग्जांपल हो गया, हमने आपके बोला दिस इज द 1, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, 1,3 डाई कीटो हो गया कि नहीं हो गया बेटा, कार्बोनाइल में कौन सा है, कीटो है, तो ये हो गया 1,3 डाई कीटो, चाहे कीटो हो चाहे एल्डिहाइड हो, किंतु परंतु लेकिन कीटो है लेकिन कीटो नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, इधर सुनो बेटा, अगर आपने इसका, अच्छा इसका इक्विलिब्रियम अगर इन दोनों में बात करें तो ज्यादा किसका होगा, वो ज्यादा बनेगा, बोलो ना, इन दोनों में ज्यादा ये, इन दोनों में ज्यादा वो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये, कोई दिक्कत नहीं। अगला सुना ध्यान से, यहां पे अगर हम बात करते हैं, इधर ध्यान सुनिएगा, अब हमें इतना तो पता चल चुका कि अगर ये इन्वॉल्व होगा तो किसी तरह का हमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं मिलेगा, पता चला ना, क्योंकि बीच में sp3 सेंटर उसको लिंक करने ही नहीं देगा। तो हम उसकी बात ही नहीं करने जा रहे हैं, हम तो सीधे बना रहे हैं, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। क्या यहाँ पे OH आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया बेटा, और आपको यहाँ दिख भी रहा है क्या,
यहां आपको IMH दिख भी रहा है, किंतु परंतु लेकिन मेरी बात ध्यान समझना, क्या ये 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है ना? ये कौन सा है? तो एस्टर आ गया ना बेटा, कार्बोनाइल की बात हुई थी। अब सुनो ध्यान से, यहां क्या होगा, माना कि इधर सुनो, माना कि इसमें क्या तुम्हें नजर आ रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। माना कि तुम्हें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, माना कि इसमें तुम्हें IMH नजर आ रहा है, लेकिन बेटा इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर भी तुमको नजर आ रहा है। क्या यहाँ तुम्हें क्रॉस रेजोनेंस भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? और इसने किसको वीक कर दिया? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को क्या कर दिया? वीक। बेटा इसके मात्र इतना इंटरफियर करने से इनॉल फॉर्म मात्र इक्विलिब्रियम पर कितना आ गया? 8.4%। तो क्या समझ आया? हम जनरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं उन एग्जांपल्स को, जो एग्जांपल्स हमारे सामने दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहे हैं उन्हें हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? एसिटो एसिटिक एस्टर, इसे बोलते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट। क्या बोलते हैं? इथाइल एसिटो एसिटेट। बताओ इक्विलिब्रियम ज्यादा किधर होगा? क्या समझ में आया कि नहीं है बेटा? तो इसमें बताओ, अब हमें बताओ कि इसमें ये है 1, ये है 2, विच इज मोर स्टेबल? 1 इज मोर स्टेबल। दिक्कत किसने कर दी यहाँ पर? अगर ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता तो क्या इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाता ना? इसलिए मैंने बोला 1,3 डाई कीटो, 1,3 डाई कार्बोनाइल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? अरे है ना? चलिए साहब, जो भी हम पढ़ते हैं वो मीडियम में पढ़ते हैं, नॉन पोलर मीडियम में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? नॉन पोलर मीडियम में पढ़ते हैं। बेटा ये अगर मैं आपको बोलूं, लगभग प्योर लिक्विड लेते हैं तो आप इनॉल फॉर्म 8% या 8.4%, जेरी मार्स का डाटा है 8.4%। अगर यही आप सॉल्वेंट बदल देते, मेरी बात ध्यान समझना, सॉल्वेंट बदल देते तो क्या होगा? इधर देखो, अरे सुनो, अगर मैंने ले लिया, मैं केवल हवा में बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं। अगर मैंने ले लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या ले लिया है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है बेटा? इधर सुनो ध्यान से, वाटर क्या करेगा? वाटर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ही क्या कर लेगा? H बॉन्ड कर लेगा, CO के साथ H बॉन्ड कर लेगा। और अगर इसके साथ उसने H बॉन्ड बना लिया, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कर लिया वाटर ने, किसके साथ? वाटर का H आके इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, तो फिर इसको इनॉल में जाने नहीं देगा। तो स्टेबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी? कीटो की। वाटर में अगर आ जाए, वैसे आपसे पूछेगा नहीं वाटर में कौन सा ज्यादा है, यही ज्यादा है। समझ में आया? लेकिन आपसे जो पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? प्योर लिक्विड में पूछा जाता है या नॉन पोलर सॉल्वेंट। अरे बोलो ना। चलिए, तो ये सब बहुत से सॉल्वेंट डिपेंडेंट चीज है, वो आप लिखना मत बेटा, उसको एकदम मत लिखना। वाटर में अगर मैं बात करूं, एसिटाइल एसीटोन का 84% पार्ट हो जाता है वाटर में, लेकिन वही अगर देखा जाए तो कितने पहुंच जा रहा है? 24 पे। अरे मैं एसिटाइल एसीटोन बोल रहा हूँ बेटा, एसिटाइल एसीटोन कितने पहुंच जा रहा है? 24। नाम लेके बोल रहा हूँ, तुम उधर देख रहे हो। एसिटो एसिटिक एस्टर की अगर हम बात करें तो ये 80% के आसपास, जो क्या नाम है, 8% के आसपास है किसमें? इनॉल फॉर्म में। लेकिन वैसे भी कम है, वाटर में इसके परसेंटेज और कम हो जाती है, इसका परसेंटेज और बढ़ जाता है, वो आपको जानना नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, ये है एसिटो एस्टिक एस्टर, इसे बोलते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट। अगला स्लाइड करें, जल्दी करो, ये 2 सेकंड हो गया। अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो उसका जवाब देना। ऐसे ही देखो, हवा हवा पूछ रहा हूं, इन दोनों हाइड्रोजन में किस हाइड्रोजन का इनोलाइजेशन फास्ट होगा? 1 का कि 2 का? सीधे दिख रहा है, रीजन बताओ। ऐसे नहीं, अगर मैं बोलूं तो ये एक्टिव मिथाइलिन है, और एक्टिव मिथाइलिन तो बहुत ज्यादा एसिडिक भी है। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, टाइम पास मत करो। बेटा इतना फास्ट लिख दो कि तुम खुद ना पढ़ पाओ बाद में।
ठीक है, चलो ये सब हमने ऐसे लगा देता हूँ ताकि ये डेटा अलग अलग बुक में अलग अलग दिखता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, बुक टू बुक चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अब आइए केस सी। केस सी है साइक्लिक 1,2 डाई कीटो कंपाउंड या साइक्लिक 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बोल सकते हो। इधर आओ बेटा, इधर आओ। केस 1 देख लिया, एरोमेटाइज हो रहा था, बहुत ध्यान सुना। केस 1 क्या देख लिया, इनॉल एरोमेटाइज हो रहा था। केस 2 क्या देख लिया, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के साथ क्या आ गया था, IMH आ गया था। केस 3 जो है साइक्लिक 1,2 डाई कीटो कंपाउंड। मैंने आपसे बोला जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में वो आपके सामने हो सकता है कि उसमें एक आध एग्जाम्पल ऐसे भी हो जो उस लीक से हट जाए, लेकिन वो सब ऐसे तो बहुत ब्रॉड है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम मतलब मैक्सिमम, वो थोड़ा उछाल मारे ना एग्जामिनर तो भी कंटेंट हमारे पास हो। अब ध्यान समझना, साइक्लिक 1,2 डाई कीटो कंपाउंड की बात करें, पीछे वालों ध्यान सुनो, साइक्लिक 1,2 डाई कीटो कंपाउंड की बात करें तो 2 CO आजू बाजू पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर पाई बॉन्ड होने के नाते यहां चार्ज क्या होगा, प्लस, यहां क्या होगा माइनस, यहां क्या होगा प्लस और यहां क्या होगा माइनस। बहुत ध्यान समझना। और पोलरिटी के कारण इसमें डेवलप क्या हो जाएगा, नहीं बेटा डेटा नहीं याद रखना है, बेटा डेटा कहीं नहीं याद रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, आपसे केवल एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन, बेटा ये डेटा आउट आपको याद रखना नहीं। जहां डेटा याद करने वाला होगा हम खुद बता देंगे आपको। डेटा भी क्या याद करना होगा, कहीं हाँ कहीं याद करना होगा, टेम्परेचर या समथिंग को याद करना होगा, वो मैं बताऊंगा रिएक्शन वाले पार्ट में। और एग्जाम में पूछा भी है वो, कहीं परसेंटेज पूछा भी है, कहीं टेम्परेचर भी पूछा है एग्जैक्टली, वो हम बताएंगे कहाँ है। एनसीईआरटी के अंदर दिया है, देख लेंगे क्या है, कहाँ पूछने की संभावना है, बाकी तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अब यहां पर क्या होगा, प्लस से माइनस, इधर देखो बेटा, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस क्या डेवलप हो गया, डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट, अब सुनो, ये जो आपका बॉन्ड मूवमेंट नजर आ रहा है, इससे क्या आपको डाइपोल डाइपोल रिपल्सन प्लस प्लस आजू बाजू आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस सब क्लोज आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें खतरनाक क्या है, दैट इज द डाइपोल डाइपोल रिपल्सन। खतरनाक डाइपोल डाइपोल रिपल्सन, इतना खतरनाक है ना कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाह रहे। फिर बात मेरी बात सुनो, तुम अपने मूड में मत आओ, तुम जहां वहीं सही हो, तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। 12th पास हो कि बाईपास हो भी क्लियर नहीं है, इसलिए तुम बस सुनते जाओ, मुझे ध्यान सुनना। बस आ जाते फील लेने लग जाते हैं, सब्जेक्ट गया किनारे, मैं समझा रहा हूँ ग्रेमेटर में ले जाने के लिए, ये दूसरी फील ले रहे हैं बैठ के, तो आ जाओ। तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाह रहे हैं, मतलब अगर बंदूक में एक गोली होती ना तो सामने वाले पे ही तन चुकी होती। खतरनाक, अरे मेरी बात सुनो, खतरनाक तरीके से डाइपोल डाइपोल रिपल्सन, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन, मतलब चेहरा नहीं देखना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं कि एक दूसरे से दूर चले जाएं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्यों रे, बिकॉज क्या है, साइकिल। और ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इससे कह रहा है आहा आहा तुम कहीं जा नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से अब मेरी बात ध्यान समझना, हालत उनकी खराब है, एक दूसरे के एकदम खतरनाक तरीके से चेहरा देखना नहीं चाह रहे हैं। बंदूक की गोली बस चलनी जा रही थी, तब तक मैं पहुंचा, भाई रुक जा, क्या कर रहे हो यहाँ पे, कह रहा मास्टर हमारे दो बीच में तुझे आने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझ जाता हूं कि ऐसे कंडीशंस में एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, सामने वाला जो होता है वो इमेच्योर है अभी, है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया जाए, वो आके मिलेगा बताएगा सर गलती हो गई, कि वो अलग बात है, ठीक है ना। तो कह रहा हाँ बोलो मास्टर, ठीक है, थोड़ा सा हाँ ठीक है, तुम बहुत मेहनत करते हो इसलिए हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। हमने कहा क्यों एक दूसरे का मतलब हालत खराब करने के चक्कर में हो, कर मैं चेहरा नहीं देखना पा रहा हूँ इसका। मैंने कहा रुक जा भाई, मैंने उसे कान में कुछ समझाया और एसिड पिक्चर में आया, मैंने कान में समझाया और एसिड पिक्चर में आया। कैसे आया, इधर देखो, यहां पे हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा, बोलो। अब क्या होगा, अरे बेटा एक ही बना दिया, दो है, गजब इंसान हो, कह रहा दो बनाओ। अरे भैया समझाना एक से है, कह रहा दो बनाओ। अब क्या होगा, यहां से सुना ध्यान से बेटा,
पाई बॉन्ड इधर लेके आ जाओ और H इधर लेके चले जाओ, क्या हो गया? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होते ही क्या बताओ, क्या पाई बॉन्ड इधर नजर आ रहा है? हाँ। क्या हाइड्रोजन उधर चला गया है? हाँ। बेटा जो एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं? क्या करूं हाय, IMH होता है। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मतलब आज मैं पहुंच रहा हूं क्या भाई? अरे सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, देखो। मैंने कहा हाथ तो छोड़ दे, ना 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 ना। यहाँ केवल आई, एक मिनट, यहाँ केवल IMH है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की बात मत करना। लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग फोर्स क्या है? पहली बात, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज हुआ है। सर कैसे हुआ है? इधर सुनो, इधर सुनो। ये पोलर पाई बॉन्ड इधर भी है, पाई बॉन्ड इधर भी है। क्या ये पोलरिटी यहाँ पर ज्यादा है कि नहीं बेटा? हाँ। सी डबल बॉन्ड ओ की पोलरिटी सी सिंगल बॉन्ड ओ की पोलरिटी से ज्यादा होती है। बोलो, क्या एक डबल बॉन्ड किसमें चला गया? सिंगल बॉन्ड। क्या उसका डाइपोल मतलब उस बॉन्ड का मोमेंट कम हुआ है कि नहीं हुआ है बेटा? तो डाइपोल डाइपोल रिपल्सन भी कम हुआ है। तो इस केस में पहले तो क्या हुआ है बोलो? डाइपोल डाइपोल रिपल्सन क्या हुआ है? मिनिमाइज हुआ है। अरे बोलो ना। और साथ में किसका साथ मिल गया? IMH का। सरप्राइजिंग। मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम पर कितना पाया जाता है? 0%। और ये कितना है भैया? ऑलमोस्ट यही होता है 100। एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे थे और अब अलग नहीं होना चाह रहे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ इक्विलिब्रियम ज्यादा किधर होगा? अरे ज्यादा नीचे वाला तो खाली बना दिया हूं मैं। बताओ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इनॉल कितना हो गया बेटा? मोर देन 50%। पूछा जाए 50% इनॉल ज्यादा कौन बनाएगा, तो उसका एग्जांपल हो गया कि नहीं हो गया बेटा? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। बताओ इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? हाँ, तो इसमें आपने लिख दिया, इसमें आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। यहां भी वही हो रहा है भैया, इधर देखो। क्या यहां पर भी आपको डाइपोल डाइपोल रिपल्सन नजर आ रहा है? क्या एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाह रहे, लेकिन इनके पास ऑप्शन है। मैं जा रहा हूं, तेरे से बात नहीं करूंगा। अरे बोलो, दोनों ने मुंह घुमा दिया कि नहीं घुमा लिया? तो क्या अब इनका डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज हो गया कि नहीं हो गया बेटा? क्या बॉन्ड मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए बेटा? तो अब यहाँ क्या है? अब बताओ ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। मिनिमाइज हो गया। वहां हो नहीं रहा था तो किस में चला गया? इनॉल में। खतरनाक रिपल्सन था। क्या यहाँ रिपल्सन मिनिमाइज हो गया? हाँ। तो ये इसी फॉर्म में स्टेबल रहेगी। फिर इनॉल में तो ऐसा कुछ है भी नहीं स्पेशल चीज। अरे बोलो ना। खाली IMH कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन सर वहां तो कर लिया था। अरे उसकी हालत तो देखो, उसकी हालत तो देखो क्या थी। तो उससे थोड़ा सा भी फायदा मिला तो भाग गया। और यहाँ तो क्या पहले ही दो दो CO बॉन्ड। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। बोलो ना। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी? यहाँ स्टेबिलिटी हो जाएगी किसकी बेटा? बताओ। फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी। सर ये बना कर देगा तो गजब के इंसान हो, ये इसी में आ जाएगा। मतलब तुम्हें कंफर्मेशन नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ा ना फ्री रोटेशन? चलो आ जाओ। ऐसे डाइपोल डाइपोल नीचे लिख देना, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज। बोलो रे, कौन है रे? फिर भाई अभी बोला हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्या बोला हूं? कहां लगातार बेटा? कैसे देखोगे बताओ बेटा? हाँ कैसे? ये इधर चला गया तो उधर नहीं जाएगा। ये डबल लो, डबल अल्टरनेट डबल, वो कहां इन्वॉल्व हुआ? याद करने का सबसे आसान तरीका, मेरी बात सुनना, इसको और सिंप्लीफाइड कर रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन से। आप ऐसे देख लेना, दो पाई बॉन्ड का एक लोन पेयर के साथ। क्या बोला मैंने? कहा दो पाई बॉन्ड का एक लोन पेयर के साथ। इधर देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से। क्या आपको यहां पर दो पाई बॉन्ड का एक लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? बोलो ना। लेकिन क्या यहाँ पे आपका दो पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ नजर आ रहा है? नहीं। इवन दैट एक चीज और सुनना ध्यान से। यहाँ जो रेजोनेंस चल रहा है, सुनो ध्यान से, यहाँ रेजोनेंस जो चल रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर अल्टरनेट डबल, क्या एक साथ एक्सटेंडेड चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
लेकिन यहां जो तुम बात कर रहे हो बेटा, इधर सुनना, ये जब ये रेजोनेंस में आ जाएगा तो इसका रेजोनेंस नहीं होगा। और समझ में आएगा नहीं बेटा? और जब ये रेजोनेंस में तो उसका रेजोनेंस नहीं हुआ। ऐसा रेजोनेंस किस काम का? इधर देखो ना, थोड़े से इंटरफेरेंस से वैल्यू कहां गई। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? आइए साहब, तो यहां पर लिख देना डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज। तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी ना, लिखना पड़ता है। डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमाइज, और इसमें दिस इज द मोर स्टेबल। सर नहीं, बोलो क्या है, कौन है, क्या हुआ? बाद क्लास से बाहर बात करेंगे, बोल चुका हूं मैं, उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। खाली इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज नॉट सफिशिएंट। आपने पढ़ा नहीं अभी, आपने पढ़ा नहीं कि स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन के साथ, लेकिन वहां पे तो सर ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा, क्योंकि वहां की स्थिति क्या है, एकदम अलग स्थिति है। यहां इसने अपने को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया है। वो स्टेबल कर ही नहीं पा रहा। अब समझ में आया? डाइपोल डाइपोल रिपल्सन ज्यादा है, खतरनाक है। इज इट क्लियर? आओ सर। तो अगर 1 2, अब सिंपल याद रखो, साइक्लिक आजू बाजू दो कार्बोनाइल रिंग में आ जाए, रिंग में, रिंग में, रिंग, ये रिंग नहीं है, आजू बाजू दो रिंग में आ जाए, इनॉल इज मोर स्टेबल। अरे बोलो ना, रिंग में ना हो तो कीटो मोर स्टेबल, घूम जाएगा। वो तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। 1 3 डाई कार्बोनाइल, इनॉल मोर स्टेबल। अरे बोलो ना, जनरली, जनरली, जनरली क्यों बोलो? तो बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बता सकते आपको। आइए अगला बताओ, ये आपके सामने दे रखा है ए और बी, मैंने बोला था एक दिन ही आएगा। बताओ क्या है? आपको अगर देखा जाए, यहां पर H, 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 बताओ क्या होगा बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या ये पाई बॉन्ड इधर ले आओ, H इधर ले जाओ, वो बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बोलो, यहां बोलो बेटा, पाई बॉन्ड इधर लाओ, H इधर ले जाओ, क्या ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा? मैंने बोला बेटा पाई बॉन्ड इधर लाओ, H इधर ले जाओ, ये बन गया कि नहीं बन गया? ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। अरे बोलो ना। और ये कैसा हो गया? एरोमेटिक। विच इज मोर स्टेबल? आंसर बताओ क्या है? बी इज मोर देवन ए। इक्विलिब्रियम जे गया, बोलो ना, के इक्विलिब्रियम मोर देन 1। इनॉल का परसेंटेज मोर देन 50%। अब वो कितना भी हो, मोर देन 50%। डन। चलिए सर, now the last question of the tautomer, and the tautomer is samapata. अगला है इनॉल कंटेंट या परसेंटेज इनॉल कंटेंट। अभी तक हमने क्या किया, इधर सुनो बेटा, दोनों क्वेश्चन को थोड़ा मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, है एक ही जैसे, लिंक है, लेकिन सुनो ध्यान से। पहले क्वेश्चन में मैंने एक ही कीटो के डिफरेंट इनॉल बना दिए, मान लो, या एक कीटो के इनॉल बना दिए, कीटो इनॉल बना दिया, कीटो बनाया, इनॉल बनाया, और उनमें देख लिया कि इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, इसके बारे में बात कर लेती कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है। एक ही कंपाउंड के बारे में चर्चा करी, हर एक में एक एक एग्जांपल ही आया। अब क्या है, मोर देन 1 कंपाउंड आपके सामने आएंगे। ए का इनॉल, बी का इनॉल, सी का इनॉल, किसका इनॉल बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है? तो क्वेश्चन क्या है, इनॉल कंटेंट या परसेंटेज इनॉल कंटेंट। बहुत ध्यान समझना, परसेंटेज इनॉल कंटेंट की बात करें तो इसे एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व है। इसे वापस से देखना, इधर देखो बेटा, मैंने कहा एग्जाम्पल बदलेंगे, हमारा समझाने का तरीका भी हर एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल भी बदल सकता है, इसलिए समझो, ओवरऑल चीजों को समराइज करने जा रहा है। पहली बात, OH माइनस आएगा, H प्लस ले जाएगा, कहाँ का ले जाएगा? जो ज्यादा एसिडिक होगा। कैसे पता चलेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, कॉन्जुगेट बेस, किससे बोलेंगे बेटा? ये कॉन्जुगेट बेस। ये आपके सामने एक फैक्टर हो गया, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। इधर सुनो ध्यान से, ये आपके सामने एक फैक्टर हो गया, ये इकलौता नॉट सफिशिएंट। और क्या देखोगे? स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल में बात करें तो कैसे कैसे डिसाइड किया? एरोमेटिक नेचर आ जाए, या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विथ IMH, जहां सिमिलर फैक्टर होंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक लाइन में सुनना, क्योंकि एग्जांपल आने वाले हैं 2 3 तरह के।
जहां सिमिलर फैक्टर होंगे। सिमिलर फैक्टर का मतलब हो गया कि ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है रेजोनेंस का या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, एरोमेटाइजेशन का, वहां हम जवाब किससे दे सकते हैं? किससे? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन से। कहां पे बेटा? जहां पर हमारा क्या नाम है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या फिर एरोमेटिसिटी का इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन जैसे इनका इंटरफेरेंस होगा, चूंकि इक्विलिब्रियम है, कीटोइनॉल, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आइए इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हाँ बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन इनॉल कंटेंट ऑर्डर। इनॉल कंटेंट का मतलब क्या है? इधर सुनो बेटा, इसका इनॉल, इसका इनॉल, और अभी आपने देखा है इसका इनॉल जब इसको इन्वॉल्व कर रहे थे तो 76% बन रहा था, और इसका इनॉल निग्लेजिबल बन रहा था। किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है? तो कैसे जवाब दे पा रहे हैं? अच्छा सुनो ध्यान से, कैसे जवाब दे पा रहे हैं, इधर ध्यान सुनना। अगर इसका बनाया तो हम जवाब आसानी से ऐसे भी दे सकते हैं, क्या ये दिस इज द मोर एसिडिक है कि नहीं बेटा? बताओ, दिस इज द मोर एसिडिक। बहुत ध्यान सुना, ये आपका मोर एसिडिक पोर्शन, दिस इज द एक्टिव मिथाइलिन। क्या है? एक्टिव मिथाइल। एंड दिस इज द 1 2 3 डाई कीटो कंपाउंड, मतलब 1 3 डाई कीटो कंपाउंड या 1 3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। बोलो ना, इसका इनॉल हम खाली लिख रहे हैं, इसका इनॉल कितना बनाया था आपने? लगभग 76% बना चुके हैं, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। और इसके इनॉल के बारे में कितनी बात हुई थी बेटा? बोलो ना, लगभग कितना था बताओ? लगभग 0.01% मान लो, मान लो निग्लेजिबल मान लो, कह दिया करो ना। किसका इनॉल ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। डन। चलो अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, वापस आओ। इतना तो आपको समझ में आ चुका है, CH3CO, CH3CO। इधर सुन ध्यान से। वैसे मुझे पता है कि इधर का इनॉल कोई ज्यादा काम आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है सर? वो बीच में CH2 जो है sp3 आएगा, वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन खत्म करेगा। इधर आओ ध्यान से, CH3CO, 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 इसको छोड़ो अभी। CH3CO, CH3CO एंड CH3CO, क्या सब में कॉमन है कि नहीं बेटा? हमें इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। पक्का? अब आओ ध्यान से, ये भी कोई ज्यादा फैक्टर दिखाने वाला CH3CO नहीं है। अब हमारे सामने ये आया है, बहुत ध्यान समझना, क्या यही वाला इन्वॉल्व होने वाला है बेटा? बोलो, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां बनेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी आएगा, इसमें मैं इसको ले रहा हूं रूल। सिमिलरली इसको हम इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ये CH2 है, ये यही तो जाएगा इनॉल में। अरे बता, इनोलाइजेशन में तो यही जाएगा ना, इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। इसके पास तो फिर भी ऑप्शन है एक इधर से और एक इधर से, लेकिन इसमें बेहतरीन कौन है? ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ध्यान सुनना, हम यहाँ एनायन बनाकर देख लेते हैं। माइनस, यहाँ बनाए माइनस, यहाँ बनाए माइनस, और यहाँ बनाए माइनस। क्यों बनाए? OH माइनस आएगा, H प्लस ले जाएगा। पक्का? अब सुनो ध्यान से, यानी डबल बॉन्ड यहीं पर आने वाला है बीच में। अब इधर देखोगे, इधर के फैक्टर को भूल जाओ, इधर CH3 का कौन सा इफेक्ट लगने लग रहा है? प्लस साइन। CH3 एनायन को फायदा पहुंचा रहा है क्या? नहीं पहुंचा रहा है, एनायन को फायदा पहुंचा ही नहीं रहा, नुकसान दे रहा है। बोलो ना। दूसरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे कौन सा इफेक्ट लगने लग जा रहा है बेटा? मैं कह रहा हूं जब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, बताओ क्या ये इधर भी कॉन्जुगेशन में, इधर भी कॉन्जुगेशन में? हाँ। क्या ये भी दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में है और ये प्लस आई से नुकसान पहुंचा रहा है? क्या ये कॉन्जुगेशन में है? हाँ। ये भी कॉन्जुगेशन में है? हाँ। लेकिन क्या ये इसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? क्रॉस होने से इसको क्या कर दे रहा है? वीक कर दे रहा है। इधर देखो बेटा, क्या ये भी कॉन्जुगेशन में और ये भी कॉन्जुगेशन में है? हाँ। ये क्रॉस हो रहा है कि ये डबल क्रॉस हो जा रहा है? बताओ, इधर भी क्रॉस और इधर भी क्रॉस। अब तुम खुद बता सकते हो कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है। एनायन की स्टेबिलिटी क्या सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा? उसके बाद अच्छा ऐसा भी सोच सकते हो, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे? प्लस एम। और इधर से भी क्या लग रहा है? प्लस एम। और इधर से भी क्या लग रहा है? प्लस एम। इसमें एक तरफ से प्लस एम, इसमें दोनों तरफ से प्लस एम, तो इस एनायन की स्टेबिलिटी सबसे कम। बहुत ध्यान समझना। तो क्या हमारा ऑर्डर ये बन गया कि नहीं बन गया? अभी सुनना मेरी बात, बात मेरी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद वापस आओ, एनायन बनने के बाद अगर प्रोडक्ट बनता है, सुनना ध्यान से, प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किसी और तरीके से बढ़ जाती है, तो फिर हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे। किसकी देखेंगे? प्रोडक्ट।
बहुत ध्यान सुना, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के थ्रू इसकी कोई मदद कर नहीं रहा है। कोई कर रहा है क्या मदद? इवन दैट तुमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि यहां से जब ये इनॉल बनेगा, जब ये कॉन्जुगेशन कर रहा था तो ये उसको क्या पहुंचा रहा था? नुकसान पहुंचा रहा था। अरे याद करो, एसिटो एसिटिक एस्टर का एग्जांपल नहीं पता क्या? ये वही तो है ना बेटा, दिस इज द एसिटो एसिटिक एस्टर। इवन दैट जब ये वाला कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो ये केवल प्लस आई दिखा रहा है, वो उसे कॉन्जुगेशन को दिक्कत नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन क्या इसे कॉन्जुगेशन को दिक्कत पहुंचा दे रहा है? और ये तो पूछो ही मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये तो बेटा चाहे जो भी इन्वॉल्व हो जाए उसको नुकसान पहुंचा रहा है, समझ में? लेकिन अगले एग्जाम्पल को देखना, अगला एग्जाम्पल देखना, सेम टाइप का है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, कुछ बदल दिया है। बदल कैसे दिया है, इधर सुनना। यहां पे अगर हम इसको बनाते हैं, प्लीज बेटा ध्यान सुनना, ये आपके सामने है C6H5, C6H5, और ये मैंने यहां से कर दिया इसका, ये टॉटोमर हो गया। तो जो आपके सामने चीज बन के आ रही है, सी, यहां पर क्या लिखोगे बेटा? OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा? CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा? दिस इज द CH3। ये इसका इनॉल बना कि नहीं बना? सेम ऐसा इनॉल इधर भी बना लो, पाई बॉन्ड को इधर कर दो, H को इधर कर दो। लेकिन यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिख रही है, कितने रिंग आपके सामने आ गए बेटा? ध्यान सुना, ये C, ये C, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ये आपके सामने हो गया OH। इधर देखो बेटा, यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा बताओ? यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये है CH, ये है C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो गया? दिस इज द। अब इनको देखना ध्यान से, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अब ये ध्यान सुनो, इधर तो है कॉन्जुगेशन में, लेकिन अगर इधर भी इन्वॉल्व हो गया तो क्या कॉन्जुगेशन खतरनाक हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? एक ऐसा फैक्टर आ गया, एक ऐसा फैक्टर आ गया जिसने इसकी हेल्प करी है। क्या करी है? हेल्प। लेकिन अब सुनना ध्यान से, यहां भी देखो, ये आपके सामने, बोलो क्या ये भी इसकी हेल्प कर रहा है? इवन दैट अगर ये वाला CO चला गया ना, तो ये भी उसकी क्या करने लग जाएगा? हेल्प। कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड चला गया कि नहीं हो गया? और उसके साथ साथ क्या नजर आ रहा है आपको? उसके साथ साथ क्या नजर आ रहा है बेटा? क्या आपको IMH भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम खुद देखकर, दोनों को देख के बता दो किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा हो, पहले का कि दूसरे का? दूसरे का इनॉल कंटेंट ज्यादा। क्या समझ में आएगा? मैंने कहा कई सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं आपके सामने बोलूं तो जो पहला है आपके सामने, वो इक्विलिब्रियम पर 89.2%, 89.2%, और ये ऑलमोस्ट 100% होता है। कितना होता है? 100%। समझ में आया? बस डेटा बता रहा हूं। अगला जाओ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के साथ खत्म टाटो में। हाँ, वो तो इंड्यूस भी लगाता है ना बेटा, तो इंड्यूस भी लगाता है, वो मदद करता है, ये इसको इंड्यूस बोलते हैं। ये तो उसके हिसाब से मदद करने में भी आ जाता है, ये दोनों तरह से इफेक्ट लगा सकता है, और कॉन्जुगेशन को बढ़ा दे रहा है ये। लोन पर तो केवल यूनिडायरेक्शनल जाता है ना बेटा, क्लियर हो रहा है? इधर आओ बेटा, इधर आओ, यहां बताओ, ये आपके सामने आया, इसका अगर आपने बनाया, क्या बनाओगे बेटा? बेटा आप जवाब दीजिए ना पहले। ये आया OH, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये कौन सा फॉर्म है बेटा? कीटो। ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल। कीटो फॉर्म कैसा है? नॉन एरोमेटिक। इनॉल फॉर्म कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, अरे बोलो ना, ये भी कैसा है? नॉन एरोमेटिक। कोई फायदा है कि ऊपर से क्या हो गया है? नुकसान। क्यों? जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। इक्विलिब्रियम बताओ रे किधर ज्यादा होगा? क्या यही होगा कि नहीं होगा बेटा? लेकिन यहां देखो बेटा, अगर यहां की बात करें, पाई बॉन्ड इधर ले जाओ, H इधर ले जाओ, बताओ क्या बनने वाला है? जो आपके सामने चीज बन रही है उसको ध्यान से देखना, दैट इज द, यहाँ क्या आ गया? OH। ये क्या कहता है? मैं क्या बन चुका हूं? मैं ही इनॉल, दुनिया कहती है मुझे फिनॉल। ऑलमोस्ट कितना बन गया ये बोलो? 99.99%। ये कैसा हो चुका है? एरोमेटिक। ये कैसा है बेटा? नॉन एरोमेटिक। बोलो ना,
यहाँ इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, इधर जाएगा। अब तुम खुद हमें जवाब दे दो, अब आप हमें खुद जवाब दे दीजिए। ये है आपके सामने इनॉल, किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है? मैंने नाम दिया, ये है हमारे सामने इनॉल एक्स, ये है इनॉल वाई। स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी बताओ किसकी हो गई? y इज मोर देन x, बोलो है ना? तो बताओ इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? बताओ, ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा? बी का इनॉल कंटेंट ए से ज्यादा। क्या यहाँ एरोमेटाइजेशन ने जवाब दिया कि नहीं दिया? बताओ। मैंने कहा मल्टीपल फैक्टर। यहाँ जवाब किसने दिया? यहाँ एरोमेटाइजेशन। और खुद दिमाग तुम्हारा क्या कह रहा है, हमें यही सोचना है, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए, जल्दी लिखो बेटा यार, गजब इंसान हो। एक पेन से लिख लो ना। और लास्ट क्वेश्चन जवाब आप लोग देने की कोशिश करना, दे पाते हो कि नहीं। स्टेबिलिटी इसमें तो खुद जानते हो बेटा, ए इज मोर स्टेबल। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। ये कीटो है, ये क्या है? ये क्या बता रहा है? कौन? और ये कौन बता रहा है? कौन? गजब। इसका के इक्विलिब्रियम कितना होगा? इसके लिए के इक्विलिब्रियम कितना होगा? लेस देन वन। इसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या होगा? मोर देन वन। मुझे लगा क्या पूछ रहा भैया। अरे लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ बेटा। नंबर 5 बताओ बेटा, इधर देखो। सीधे आपने क्या किया, इधर देखो बेटा, ये आपके सामने है। पाई बॉन्ड इधर ले जाओ, एच इधर ले जाओ। बताओ बेटा, जो बनने वाली तस्वीर आपके सामने क्या कहेगी? आहा, आहा करिए, आहा, आहा। क्या हो गया रे भैया? ये एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? अपने आप आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये क्या है? ऐसे। और ये ऐसे तो बात ही मत करो यार, गजब इंसान, बनना ही नहीं चाहेगा। कितना छोटा दिखा दें उसको। हाँ रहने दो, हम लिखेंगे नहीं। इधर ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर हम बात करें, अरे सुनो 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 सुनो, ये यहाँ पे एच है, पाई बॉन्ड इधर ले जाओ, एच इधर ले जाओ। और ये आपके सामने बनाओ ना, ये आपके सामने है, दिस इज द ओ एच, इधर भी ओ एच। यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये क्या है? जे। और ये क्या है? जे। कुछ याद आया? स्क्वायरिक एसिड। और स्क्वायरिक एसिड में क्या तुम्हें याद आ रहा है? क्या क्या जे वाला फैक्टर नजर आ रहा है? इसको पोलर कर दो तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और यहाँ पाई बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? एरोमेटिक। क्या स्क्वायरिक एसिड एरोमेटिक है? हाँ। पोलर पोलर करो, ये कैसा हो गया? दिस इज द एरोमेटिक। अब तुम खुद बता दो, ये है एक्स और ये है वाई। बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? जो कितनी आसानी जवाब आ रहा है, वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। तो ये ए है, ये बी है। इनॉल कंटेंट ज्यादा किसका होगा? इनॉल कंटेंट किसका हो गया? बी का ज्यादा होगा ए से। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलो सब। क्या हुआ? किसकी? नहीं तो वो तो डिसाइड करती है ना क्लास, क्लास डिसाइड करती है बेटा। हम डिसाइड कुछ नहीं करते, वो डिसाइड नहीं करते। चीजों को समझा करो। गया, चले साहब।
तो थैंक यू वेरी मच। अपन ने एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया, और आपकी मेहनत जो है ना, आज जो आप मेहनत करोगे, मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत जरूरी है। आज आप जो मेहनत कर रहे हो ना, इसी से आपका क्या होगा बेटा, बताओ। हो सकता सही समय पे मैं ये कोटेशन लेके आया हूं आज। आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। समझ में आया? तो इसके साथ हमने ये पार्ट को कंप्लीट किया प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम पढ़ चुका है, इसलिए चैप्टर बढ़ेगा। हेडिंग डालिए पे, कॉपी के 3-4 पेज छोड़कर, कॉपी के 3-4 पेज छोड़कर हेडिंग डालिए। कॉपी के 3-4 पेज छोड़कर हेडिंग डालिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप आ जाओ आराम से। चलो, अब सुनो ध्यान से। यहां मैं आपके बहुत सारे प्रश्नों का पहले आज ही जवाब देना चाहूंगा। यहां तक का मेरी बात ध्यान समझना, यहां तक की कहानी हर टीचर की एक जैसी चलती है। यहां के बाद कहानी अलग अलग टीचर की अलग अलग तरीके से होती है। तो मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपको आगे किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट लेके चलूंगा। तो सुनो बेटा, 3 तरीके से रिएक्शन, मतलब इस पार्ट को एक्सप्लेन किया जाता है 3 तरीके से। सुनो ध्यान से मेरी बात। अभी तक के, और ऐसी बात नहीं है, मैंने तीनों तरीके से पढ़ाया भी है, तीनों तरीके से पढ़ाया है। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था तो प्योर चैप्टर वाइज पढ़ाता था, प्योर चैप्टर वाइज। तो जिस इंसान ने तीनों तरीके से पढ़ाया है और स्टूडेंट्स पर अप्लाई किया है, उसको समझ में आ सकता है कि बेस्ट आउटपुट कब निकल सकता है। बिकॉज अगर मैंने तीनों तरह से पढ़ाया है तो तुमने एक रिव्यू, क्योंकि तुम खुद स्टूडेंट रहे हो और तुम्हारे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तुम भी किसी इंस्टीट्यूट में थे या समथिंग की बात है। मेरी बात सुनते रहो बेटा, फालतू बात मत करना, बहुत बात सुनते रहना। तो मैंने देखा अक्सर कि जीओसी तक तो बच्चा किसी भी तरह से कंफर्ट जोन अपने को महसूस करके पढ़ जाता है, लेकिन जैसे रिएक्शन वाला पार्ट आता है उसके दिमाग में अजीब सी चीजें होने लगती हैं कि सर आगे की चीजों को कैसे, मुझे याद नहीं हो रहा है, रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, चीजें समझ में नहीं आती, ए से बी कैसे बनेगा, बी से सी कैसे बनेगा, सी से डी कैसे बनेगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, समथिंग करके मैंने देखा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सुझाव आते थे स्टार्टिंग में डाउट काउंटर पे, मुझे पता चीजें चलती थी। लेकिन सबसे सच्ची बात बता रहा हूं ना, और आज जाकर एक ईमानदारी, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बच्चे ऑनेस्ट हैं। रास्ता कोई भी चले, तीनों रास्ते में तुम किसी रास्ते से मतलब नहीं है, मतलब तुम मंजिल से। हमें मेरी मंजिल तक ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट चाहिए बस। हमें तो वहां पे जब मैं बैठूं तो मेरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगने चाहिए, और इसका टाइम दूसरे सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर दे, समय भी देगा, नंबर भी देगा। हमें ऐसे चलना है। तो सुनो, 3 तरीके से पढ़ाया जाता है। तरीका नंबर 1, और हम किसी तरीके को गलत नहीं कर रहे, हर अपने टीचर का एक सिग्नेचर होता है पढ़ाने का, और ऑर्गेनिक में खासकर सिग्नेचर होता है। ऑर्गेनिक तो ऐसा सब्जेक्ट है कि टीचर टू टीचर वेरी करता है, शब्द वेरी करते हैं, तरीके वेरी करते हैं, एक्सप्लेनेशन वेरी करते हैं। कोई टीचर किसी से कम नहीं है, चाहे हमारा अन अकेडमी हो, यहाँ पर भी जो भी टीचर है, जैसे भी हैं, सब अपने में द बेस्ट हैं। जो पढ़ा रहे हैं कोई किसी से कम नहीं है, सब ऑल द बेस्ट है, सब है बेटा। तुम जिसका नाम ले रहे हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम जिसका भी नाम ले रहे हो, सब द बेस्ट है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना इतना आसान नहीं है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ही अच्छे नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ही अच्छे नहीं है, तो कंपैरिजन तो कभी करना ही नहीं किसी ने, द बेस्ट है, सब है। समझ में आया? बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग है। अब चैप्टर वाइज पढ़ाने में दिक्कत क्या आती है, प्योर चैप्टर वाइज। सुनो ध्यान से,
फिर मैं बताऊंगा प्योर मैकेनिज्म वाइज, फिर मैं बताऊंगा मैं किस मोड पे चलूंगा। अगर हम आपसे बात करते हैं कि प्योर चैप्टर वाइज, तो आप जाके एनसीईआरटी ओपन करना, आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर ओपन करना। आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर ओपन करोगे तो आप देखोगे उसी चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी है, जो डिफरेंट मेथड से प्रिपरेशन डिफरेंट मेथड से, समझ में आया। और फिर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी है। प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे हम इसको हेलोजन डेरिवेटिव से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे एल्कीन या एल्काइन। एल्कोहल चैप्टर से कैसे कर सकते हैं, यानी एलिमिनेशन वाला पार्ट आ जाता है। अब अगर एलिमिनेशन वाला पार्ट यहां आ जाता है, और मैं आपको हेडिंग डलवा दूं, बेटा हेडिंग लिखो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और हमने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया अभी तक व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, व्हाट इज द बेसिसिटी। हमने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि एनएसआर और एलिमिनेशन में एक पतली सी बाउंड्री होती है। टेम्परेचर कम होता है तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एलिमिनेशन फेवर होता है। हमने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि न्यूक्लियोफाइल है, कब वो बेस की तरह बिहेव करेगा, कब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हमने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या चीज होती है, समथिंग समथिंग समथिंग। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा तब बेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया और डायरेक्ट हेडिंग डाल दिया प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। केवल आप रटोगे बेटा। फिर मैं वो टॉपिक कैसे पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। फिर मैं वो टॉपिक कैसे पढ़ाऊंगा आपको, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। जब बहुत सारे कंपाउंड आपको रिएक्शन दे दूंगा और आपसे खुद कहूंगा बच्चे खुद से बताओ कहाँ SN1 होगा, कहाँ SN2 होगा, कहाँ E1 होगा, कहाँ E2 होगा। कितना अच्छा लगेगा जब रिएक्शन आपके सामने है, तुम खुद बताओगे, चीख चीख के चिल्लाओगे क्लास में, सर SN1 से चलेंगे, सर SN2 से चलेंगे, सर E1 से चलेंगे, सर E2 से चलेंगे। तो तुम्हारा रटना हुआ क्या, ये नहीं हुआ, लेकिन ऐसे रटना होगा। फिर धीरे धीरे बेटा हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडेशन, हेडिंग डालिए रिडक्शन, कोई कहीं से, थोड़ी देर में ये चल रहा है, थोड़ी देर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रहा है, थोड़ी देर में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलने लग जा रहा है, थोड़ी देर में एलिमिनेशन चलने लग जा रहा है, थोड़ी देर में सब्स्टिट्यूशन चल। बच्चा एकदम कंफ्यूज हो चुका है, सर कब क्या लगाएंगे, रटना हो जाता है। मैंने भी पढ़ा है ऑर्गेनिक, इसलिए बता रहा हूं, मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया, मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया भी है, लेकिन कैसे उसको समेटा है वो मैं जानता हूं। हाँ मैं आपसे कह दूं बेटा सिलेक्शन लेना है तो रटना है, लेकिन यार किसको कह रहे हैं हम, उसको कह रहे हैं जिसको केवल ऑर्गेनिक नहीं पढ़नी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां चैप्टर खत्म करने की नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी रिटेन पावर भी हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन आते तुम्हें उसका आंसर चमक जाए, नहीं रात रात भर बैठ के दिन दिन भर रटते रहो। अरे तुम्हें खाली ऑर्गेनिक कितना रहे, ऑर्गेनिक 45 में से 15-16 क्वेश्चन के लिए मैं आप पे भार डालूंगा, नहीं, मैं 15-16 क्वेश्चन के लिए आपका पूरा सब्जेक्ट खराब नहीं करूंगा। इसीलिए कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम में आता है क्या, सेक्शन ए हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन सॉल्व करो, सेक्शन 2 कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन क्वेश्चन सॉल्व करो, आता है क्या एग्जाम में, खुद कहता है पहले पहचानो हम किस चैप्टर से हैं, फिर कहता पहचानो कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, अरे पहचानो सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, अरे पहचानो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा कि एडिशन होगा कि एलिमिनेशन होगा, पहचानो। इतना करोगे तब कहेगा अब सॉल्यूशन सॉल्व करो। तो हमें आपको लेके आगे आना है, ना कि हमको आगे आना है। हमें सॉल्व नहीं करना, हमें रास्ता दिखाना है। पहली तरीका तो चैप्टर वाइज में ये दिक्कत मुझे लगती है, अगर है तो हाइड्रोकार्बन में ही एलिमिनेशन पढ़ाओ, फिर एलिमिनेशन को बाहर क्यों ले जा रहे हो। चैप्टर वाइज तो ये होता है ना, चैप्टर वाइज का मतलब प्योर चैप्टर वाइज, फिर सब यही खत्म करो, फिर दूसरे चैप्टर में नहीं जाना चाहिए कि इसको हम बाद में करें, फिर तो चैप्टर वाइज ही नहीं हुआ। हाँ वो बात हो गया कि चैप्टर वाइज है। दूसरा है रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज, केवल प्योर मैकेनिज्म। जैसे हमने कार्बोकैटायन हेडिंग डाला, पूरे रिएक्शन का कार्बोकैटायन का एक साथ एक्सप्लेनेशन कर दिया, कार्बेनाइन डाला, सारे कार्बेनाइन के रिएक्शन से एक साथ कर दिए, फ्री रेडिकल डाला, सारा फ्री रेडिकल एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ये तरीका देखा जाए तो अच्छा तरीका होता है, इसमें सबसे कम बच्चे को मतलब रटना पड़ता है।
लेकिन हम कैसे चलने वाले हैं, हम हाइब्रिड मोड में चलेंगे। कहने का मतलब हमारा, जैसे ये मोड आपको दिखा रहे हैं, समझना ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज कोशिश रहेगी मैक्सिमम कैसे लेके चलना है चैप्टर वाइज, लेकिन जो उस चैप्टर में या उस मैकेनिज्म में फिट नहीं होगा उसको हम वहां से क्या करेंगे, अलग करेंगे। इसलिए नहीं अलग कर रहे हैं, इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि आपका रटने वाला पोर्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आएगा नहीं आए? और कुल मिलाकर हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या रहेगा, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। और एक चीज मैं आज आपको अभी बताना चाहता हूं, वो सुनिए ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको आईपीएससी कैसा लगा, इजी लगा? आपका फीडबैक, आइसोमर कैसा लगा, इजी लगा? जीओसी कैसा लगा, इजी लगा? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, इनसे ज्यादा इजी अब आने जा रहा है। आपको ये इजी लगा है ना, अब मैं कह रहा हूं आपको ये फील हो जाएगा अगले एक हफ्ते के अंदर, इवन दर 2-3 दिन के अंदर ही अब जो पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको तो इजी लगा इसलिए क्योंकि आपने आज तक इसी पर ज्यादा ध्यान दिया। 2 मॉड्यूल होते हैं, एक में ये एक में वो, ये साले मॉड्यूल के तो पेज भी कहता मेरे पास मत आओ, कितनी बार मेरे को पढ़ोगे, और दूसरा बार कहता मेरे पास आओगे कब, रिएक्शन वाला कहता है। तुमने बार बार इसी के लिए पढ़ा इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है, तुमने वहां पे ध्यान से पढ़ा नहीं या सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ा इसलिए तुमको वो टफ लग रहा है। मैं अपना रेफरेंस बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। ये मुझ पे अगर तुमने अभी तक विश्वास किया है और तुम्हें फायदा हुआ है तो मेरे आगे की बात पे विश्वास करना। अब तक जो था टफ पार्ट वो खत्म हो गया, इसको मैं टफ मानता हूं, कारण इसके हर 2-4 हेडिंग के बाद नए कंसेप्ट स्टार्ट हो जा रहे हैं। कभी SIR, कभी ब्रेड्स रूल, कभी सिग्मा रेजोनेंस, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब चीजें एक डिफरेंट पैटर्न पे चलने वाली है। किस पे चलने वाली है, डिफरेंट पैटर्न पे। समझ में आए? 5 मिनट क्लास अभी और चलेगी, 35 पे छोड़ूंगा, पीछे घड़ी लगी हुई है। एक डिफरेंट पैटर्न पे चीजें चलेंगी। पढ़ लिया, दिमाग आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मेरी बात समझ लेना, अब का पोर्शन बहुत आसान है, बस एक चीज आपको करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना पढ़ा चुका उसका तो रिवीजन आप कर ही रहे हो बेटा, अब आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने का। यही आपका फर्स्ट होगा, यही आपका फाइनल होगा। समझ में आया? इसलिए किसी भी दिन आपको क्या नहीं करना है, रिवीजन को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी की बात कर रहे हो, पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा मैं, वो मेरे पर छोड़ दो, आप फीडबैक प्रीवियस बैच से ले सकते हो। पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, मेरे से डाउट पूछने भी नहीं आते, कहते सारा क्वेश्चन ऑल करेक्ट। एक ही मैसेज आता है जो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, सर XYZ इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूं, ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट हो रहे हैं, और क्या चाहिए? यही चाहिए ना, बस खत्म। इसके लिए आपको और हमको दोनों को साथ में मिलकर पढ़ना पड़ेगा। तो इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। शुभारंभ तो हम आज ही करेंगे। समझ में आया? स्टार्टिंग भले थोड़ा सा मूड ऐसा हुआ फ्लैक्चुएट, लेकिन अब मूड बहुत अच्छा है एंड यू आर द बेस्ट यार। होती चीजें, लेकिन अगर मैंने 1 मिनट उस समय ऐसा नहीं बोला होता, वो एक्टिंग नहीं करी होती, मैंने एक्टिंग थी वो एक्टिंग नहीं करी होती तो शायद आगे की क्लास उस तरह से नहीं चल पाती। लेकिन इस एक्टिंग को एक्टिंग ही रहने देना, वापस आ जाओ। तो अब है रिएक्शन मैकेनिज्म में। मेरे प्यारे बच्चों सुनो बेटा, 5 मिनट में खत्म हो जाए, केवल इस पेज को एक्सप्लेन करूंगा, केवल इस पेज को। बाकी हम लोग अगले क्लास में, दो आज हेडिंग पढ़ी है, आज इसको स्टार्ट करना है। एडिशन रिएक्शन, जैसे एडिशन रिएक्शन पढ़ा, हम रिएक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, जैसे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट एंड पॉलीमराइजेशन। 5 मिनट की बात है, सुन लो। और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान समझना। ये पेज आपको हाइब्रिड मोड में लेके जाएगा, मैकेनिज्म को चैप्टर से और चैप्टर को मैकेनिज्म से कनेक्ट करेगा, बहुत ध्यान समझना। एडिशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लेंगे तो हमारा मैक्सिमम चैप्टर हाइड्रोकार्बन का कौन सा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन। बट सारे कंप्लीट नहीं होंगे,
ये रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन कंप्लीट होंगे। बहुत ध्यान समझना। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जो इनके रिएक्शन रह जाएंगे कुछ और जो इस मेथड से चलने वाले होंगे उनको हम यहां पढ़ेंगे एल्कीन एंड एल्काइन में। तो EAR और FRAR मिलकर हमारे एल्कीन और एल्काइन के बहुत सारे रिएक्शंस को कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम आपको पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में बता चुके हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड साइनाइड ये सब क्या होते हैं, पोलर पाई बॉन्ड। अब पोलर पाई बॉन्ड है तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें पहला टैग कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। और ये कैसे बिहेव करते हैं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए पहला टैग कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ये क्या है आपके इलेक्ट्रोफिलिक। फ्री रेडिकल तो अलग कैटेगरी है, अपन डिस्कस करें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी से फीलिंग आ रही है कि कैसे कैसे नाम पड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर स्टार्ट होगा और इसके कई सारे रिएक्शंस पढ़ लेंगे, साइनाइड के रिएक्शंस पढ़ लेंगे, इवन दैट यहाँ पर पोलर पाई बॉन्ड वाले बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे, जैसे CO2 के साथ रिएक्शन होगा, SO3 के साथ रिएक्शन होगा, एल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा, ये सब यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर आएगा सब्स्टिट्यूशन पार्ट। इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट है ये वाला, समय लेगा, कंसेप्ट बनाएगा, स्टार्टिंग का है जो पूरे ऑर्गेनिक में यूज होगा। सब्स्टिट्यूशन में फिर आएगा इलेक्ट्रोफिलिक। ये कोई सीक्वेंस नहीं कि यही सीक्वेंस फॉलो होगा, ये केवल मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, सीक्वेंस तो अपने हिसाब से डिसाइड होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम पढ़ लेंगे तो हम किसकी चर्चा कर रहे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। हमारे सिलेबस में बेंजीन के डेरिवेटिव है मैक्सिमम, इसलिए हमारा फोकस किस पे रहेगा, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि बेंजीन के अलावा दूसरे कंपाउंड एरोमेटिक रिएक्शन नहीं देते, देते हैं, बट हमारा पार्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्लास 11th एंड क्लास 12th हर चैप्टर का एरोमेटिक सेक्शन यही कंप्लीट हो जाएगा। बेंजीन हो गया, टॉल्विन हो गया, और जो भी आपका हेलो एरिन हो गया, या सब आपका एल्कोहल में चैप्टर में आओगे, फिनॉल हो गया, या ईथर हो गया, एनिसॉल हो गया, या फिर आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, या नाइट्रोबेंजीन हो गया, या एनिलीन, जो भी जहां पे चीजें आएंगी, कौन कैसे सो, उन सारे रिएक्शन हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि सबका कंसेप्ट एक ही रहेगा। समझ में आया? चलो सर, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वापस से हाइड्रोकार्बन में एंट्री होगी, एल्केन के रिएक्शंस चल रहे होंगे। किसके होंगे बेटा, एल्केन के रिएक्शन। न्यूक्लियर, अच्छा, एल्केन डैश 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 का मतलब है केवल एल्केन ही नहीं, एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन, इसके अलावा कौन से एल्कीन या कौन से एल्काइल बेंजीन किस कंडीशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जैसे कि आज ही मैंने स्विफ्ट बैच में पढ़ाया इसको। ठीक है ना? अब आओ ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसको पढ़ने के बाद आपका हेलाइड चैप्टर में एल्काइल हेलाइड का, एराइल हेलाइड का, यानी हेलो एल्केन, हेलो एरिन चैप्टर में से मैक्सिमम चीजें यहाँ कंप्लीट होने वाली है। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में से एल्कोहल यहाँ हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के रिएक्शंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ये सबसे बड़ा 12th का पोर्शन कंप्लीट करेगा, 12th के एनसीईआरटी को लेके चलेगा। फिर आएगा एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन हाइड्रोकार्बन से भी लिंक है। अगर आप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलोगे, एल्कीन एल्काइन, तो एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल से हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पहुंच गया। और अगर आपको इसी चैप्टर में रखना है तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल हो गया। अरे कहीं कोई रिएक्शन किसी का प्रिपरेशन होगा तो कहीं किसी का रिएक्शन होगा। एल्कोहल से एल्कीन बना रहे हो, एल्कोहल का रिएक्शन हो गया, एल्कीन का प्रिपरेशन हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों तरह से चीजें समझ में आएंगी आपको। इसके बाद आता है ये रीअरेंजमेंट तो है, तो हर चैप्टर में जहां जहां आइसोमराइजेशन होगा, हर तरह कई तरह के आइसोमराइजेशन पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग टॉटोमेरिज्म, वो तो हर चैप्टर का पार्ट है। और एक है लास्ट पॉलीमराइजेशन। आपको सर पॉलीमर तो चैप्टर नहीं, कहां हटा है, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, बायोपॉलीमर, अमाइनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन। पॉलीसेक्राइड किससे बना है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटीन। अरे बोलो ना, ये सब किसके पार्ट हो गए, पॉलीमर, वो सब लास्ट का पार्ट होगा। अरे समझ में आया? तो ये, और इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये अब हर बच्चे को ऐसे पता होना चाहिए। कैसे? सुनो, मैं बोलूं एल्डिहाइड, बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए, NaR। मैं बोलूं एल्कीन, EAR। मैं बोलूं बेंजीन, ESR। मैं बोलूं एल्केन, समझ में आया कि नहीं आया, FRSR, एटसेट्रा। इज इट क्लियर?
बेटा ये दोनों तरफ से, और मैं बार बार इसको रिकॉल कराता रहूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जो कि अगले क्लास में मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? चलो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, होमवर्क कर लेना, टेलीग्राम पर जो एनसीईआरटी भेजा है उसको पढ़ लेना, बोलो ना? चलो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप सबको वापस से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपणी एंड विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती, विद्याम देहि सरस्वती। चलो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल। चलो।